Hello dear students, welcome back again to this platform of Career County. My name is M.Y. Khan. I am discussing with you paper number 3 of CA Foundation, which is titled as Business Mathematics, Logical Reasoning and Statistics. In the last video, I had discussed the content of this paper, the weightage of the topics and the pattern of the exam. तो मुझे उम्मीद है बेटा वो लास्ट वीडियो आपने देखी होगी. आइए आज फॉर्मली स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से. पहला टॉपिक हमारा बेटा क्या है? आज हम स्टार्ट करते हैं पेपर नंबर 3 और इसका पार्ट ए, जिसे हम मैथमेटिक्स कहते हैं, इससे स्टार्ट करेंगे. और मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर नंबर 1, रेशो, प्रोपोर्शन एंड लॉगरिथम्स, इसकी बात करेंगे बेटा. ठीक है. So I believe I would be able to cover up at least ratio today. If not, then in the next class as well. तो बेटा स्टार्ट करते हैं रेशो से. रेशो क्या है, किसे कहते हैं और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं. इंस्टीट्यूट का स्टडी मॉड्यूल जो है वो मेरे सामने है, सो दैट आपको कुछ क्वेश्चंस, अच्छे खासे क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट के स्टडी मॉड्यूल से मैं कराता चलूं साथ के साथ. किसे कहते हैं रेशो? पॉइंट नंबर 1, ratio is comparison of two quantities of same unit. दो क्वांटिटीज सेम यूनिट की, उनके कंपैरिजन को रेशियो कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन ने पिछले महीने जो कुछ कमाया ए, वो क्या था? ₹5,000. इस महीने जो कुछ कमाया बी, वो क्या है? ₹7,000. अगर मैं आपसे कहूं बेटा इनकी इनकम का रेशियो निकालो, पिछले महीने की इनकम अपॉन इस महीने की इनकम, तो कैसे निकालेंगे बेटा? ₹5,000 अपॉन ₹7,000. क्लियर है? ऊपर रुपीस नीचे रुपीस कैंसिल, 3 जीरो ऊपर नीचे कैंसिल. आंसर रेशियो का क्या बना? 5:7. उस पर्सन की मंथली इनकम का रेशियो पिछले महीने और इस महीने का 5:7 है. एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है नोट करने की, इस रेशियो के अंदर कहीं भी कोई यूनिट नहीं है. ऊपर रुपीस था, नीचे रुपीस था, दोनों कैंसिल हो चुके. अब रेशो का जो आंसर आया है इसमें कोई यूनिट नहीं है. हमेशा ऐसा होगा, रेशो का जो आंसर आएगा उसमें कोई यूनिट नहीं होगा. ऊपर किलोग्राम नीचे किलोग्राम कैंसिल, ऊपर मिलियन टन नीचे मिलियन टन कैंसिल, ऊपर बिलियन डॉलर्स नीचे बिलियन डॉलर्स कैंसिल, ऊपर किलोमीटर नीचे किलोमीटर कैंसिल. तो बेटा रेशो का जो आंसर आता है वो यूनिटलेस होता है, यानी रेशो अपने आप में यूनिटलेस है. रेशो में जो दो वैल्यूज है ए एंड बी, वो यूनिट की हैं, लेकिन रेशियो अपने आप में यूनिटलेस क्वांटिटी है. सो रेशियो इटसेल्फ इज यूनिटलेस क्वांटिटी. सो रेशियो का अपना कोई यूनिट नहीं होता, और रेशियो को हम a अपॉन बी इज इक्वल टू 5/7 ऐसे भी लिखते हैं, और a इज टू बी इज इक्वल टू 5:7 ऐसे भी लिख सकते हैं. ठीक है, दोनों तरीके हैं. तो बेटा पॉइंट नंबर 1 रेशियो का क्लियर है. पॉइंट नंबर 2 रेशियो का यह कहता है कि रेशियो की दोनों टर्म्स को अगर हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें, सेम नंबर से, तो रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ता. यह रेशियो a इज टू बी 5:7 है, मैं दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं. 2 5 जा 10, 2 7 जा 14. तो आप बताइए बेटा 10/14 क्या ये रेशो 5/7 के इक्वल नहीं है? हां बेटा, सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर 5/7 ही तो आएगा.
सो पॉइंट नंबर 2 ये कहता है रेशियो कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय अ नंबर इन बोथ द टर्म्स. ठीक है, सो इट कैन बी multiplied or divided by a number in both the terms. ठीक है ना, दोनों टर्म्स कौन कौन सी, ए एंड बी, दोनों टर्म्स में हम किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, उससे रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है बेटा. पॉइंट नंबर 3, अगर इस रेशियो A:B का उल्टा कर दूं, क्या कर दूं उल्टा, B:A, क्या बनेगी 7:5. या मैं ऐसे लिख सकता हूं B/A इज इक्वल टू 7/5. तो हम इसको क्या बोलते हैं, इनवर्स रेशियो बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको, इनवर्स रेशियो. आगे बेटा बात समझ में, क्या बोलते हैं इसको, इनवर्स रेशियो बोलते हैं. ठीक है, पॉइंट क्लियर है. आगे बढ़े नेक्स्ट पेज पर बेटा. हेलो, ये 3 पॉइंट रेशियो को लेकर क्लियर हो गए. थ्योरी चल रही है बेटा रेशियो की. नेक्स्ट पेज पर हम आगे बढ़ते हैं. पेज नेक्स्ट. ठीक है, सो नेक्स्ट पेज पर आगे बढ़ते हैं. पॉइंट नंबर 4, ओरिजिनली रेशियो आपकी A/B या A:B गिवन है. अगर इस ओरिजिनल रेशियो की बजाय मैं कंपेयर करूं इनके स्क्वायर्स को, यानी मैं कहूं एक रेशियो मैंने निकाली A²/B², तो A/B क्या थी 5/7, तो A²/B² क्या हो जाएगा 25/49. सो A/B 5/7 ओरिजिनल रेशियो थी, इनका स्क्वायर कर दिया, A²/B² 25/49 आया. इसे कहते हैं डुप्लीकेट रेशियो. क्या बोलते हैं बेटा इसे, डुप्लीकेट रेशियो. ठीक है, आगे बात समझ में. ठीक है, पॉइंट नंबर 5, रेशियो A/B है 5/7. अगर मैं कंपेयर करूं इनके स्क्वायर रूट्स, क्या कंपेयर करूं, स्क्वायर रूट्स. स्क्वायर रूट का मतलब पावर हाफ होती है, ऐसे ऐसे. मैं ऐसे भी लिख सकता हूं A की पावर हाफ, B की पावर हाफ. तो बेटा आंसर क्या आएगा, √5/√7. तो इस रेशियो को हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं सब डुप्लीकेट रेशियो. ठीक है, स्क्वायर रूट करा तो सब डुप्लीकेट रेशियो, स्क्वायर करा था तो डुप्लीकेट रेशियो. ठीक है, पॉइंट नंबर 6, ये रेशियो A/B 5/7 है. अगर मैं एक रेशियो कैलकुलेट करूं जिसमें मैंने दोनों टर्म्स का क्यूब किया है, A³/B³, तो क्या बेटा क्या आंसर आएगा, 5 का क्यूब और 7 का क्यूब, 343, यही आएगा ना 7 का क्यूब. तो बेटे इस रेशियो को अब हम नाम देंगे ट्रिप्लीकेट रेशियो. क्या नाम देंगे, ट्रिप्लीकेट रेशियो. आई होप बात समझ में आ रही है. सीए फाउंडेशन एक्सीलेंट स्टूडेंट्स को मैं एड्रेस कर रहा हूं. चलो आगे बढ़ते हैं. पॉइंट नंबर 7, ये रेशियो A/B = 5/7 है. अगर मैं क्यूब रूट का रेशियो निकालूं, क्यूब रूट का मतलब होता है पावर 1/3, A की पावर 1/3, B की पावर 1/3, इनको कंपेयर करूं तो बेटे ये रेशियो क्या आएगा, 5 की पावर 1/3, 7 की पावर 1/3. सो इस रेशियो को हम क्या नाम देते हैं, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो. क्या नाम देते हैं बेटा इसको, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो. आई होप क्लियर है, कंफ्यूजन तो नहीं है बेटा. आगे बढ़े. पॉइंट नंबर 8. ठीक है,
अगर मैं कहता हूं ए बी सी आर इन कॉन्टिन्यूड रेशो, इफ ए बी सी आर इन कॉन्टिन्यूड रेशो, अगर एबीसी कॉन्टिन्यूड रेशो में है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ए अपॉन बी की वैल्यू, ए अपॉन बी का आंसर बी अपॉन सी के बराबर आना चाहिए। एक एग्जांपल, 1:3:9 आर इन कॉन्टिन्यूड रेशो। देखो गौर से, ये है या नहीं है? 1:3:9 कॉन्टिन्यूड रेशो में, हां सर हैं। 1/3 का आंसर 3/9 के इक्वल आ रहा है। ठीक है बेटा, पॉइंट नंबर 8 क्लियर हो गया। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पर चलते हैं। पॉइंट नंबर 9, कंपाउंडेड रेशो किसे कहते हैं? सपोज मेरे पास दो रेशो हैं, A:B, C:D। अगर मैं इन दोनों के पहले एलिमेंट के प्रोडक्ट को, पहले एलिमेंट इसका A इसका C, इसके प्रोडक्ट को कंपेयर करूं दूसरे एलिमेंट के प्रोडक्ट के साथ B:D, तो बेटा इस रेशो को हम क्या बोलते हैं? कंपाउंडेड रेशो ऑफ दीज टू। ये कंपाउंडेड रेशो दो रेशो से मिलकर भी बन सकती है, तीन भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है, ठीक है बेटा, बात समझ में आपको आ रही है? आगे बढ़े, रेशो का टॉपिक चल रहा है बेटा। ठीक है, सो बेटा ये थ्योरी रेशो की आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। अब कहीं कोई डाउट आपके नहीं रहना चाहिए। तो अब इस पर बेस बेटा कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, आइए एक एक करके क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, चलिए बात करता हूं मैं क्वेश्चन की। इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल मैंने खोल रखा है। ठीक है, इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से क्वेश्चन उठाते हैं जी। आ जाइए, एग्जाम्पल 3 एक ले लेते हैं और इसमें एक नई बात भी सीखने को मिलेगी। इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल, रेशो की एक्सरसाइज, रेशो का टॉपिक, एग्जाम्पल 3 क्या कह रहा है? एग्जाम्पल 3, फाइंड इन व्हाट रेशो विल द टोटल वेजेस ऑफ द वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड if there be a reduction in the number of workers in the ratio 15:11। तो क्या कह रहे हैं? रिडक्शन ऑफ वर्कर्स बाय 15:11 and increase in their wage, increase in the wage by 22:25। तो आप क्वेश्चन को पूरा समझते हैं बेटा। एक फैक्ट्री में कुछ वर्कर्स हैं और हर वर्कर की सैलरी सेम है। कितने वर्कर्स हैं? ओरिजिनली कितने वर्कर्स हैं? ए। और हर पर्सन को कितना मिलता है? बी इनकम। वर्कर्स ए, हर पर्सन की इनकम बी। ठीक है, अब क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है इनकी वर्कर्स के नंबर्स में, काउंटिंग में रिडक्शन हुआ है। वर्कर्स पहले ये आते थे, अब कुछ कम हो गए। किस रेशो से रिडक्शन हुआ है? 15:11। 15:11। तो बेटा नए वर्कर्स कितने होंगे? कम हो गए ना अब। तो नए वर्कर्स, फॉर्मूला देखिए, न्यू वर्कर्स ठीक है, मैं इसको XY ले लूं, मैं यहां पर इसको XY ले लूं क्योंकि ए बी से आप कुछ कंफ्यूज हो जाओगे, अभी मैं कुछ कहने वाला हूं। तो चलिए इसको भी XY ले लेते हैं, इसको भी मैं मिटा देता हूं मैं।
सो वर्कर्स एक्स और हर वर्कर की इनकम वाई। ए भी मैंने मिटाया है जानबूझकर, अभी सामने आ जाएगा क्यों। अगर वर्कर घट गए, रिडक्शन हो गया वर्कर्स का, किस रेशो से? 15:11। इस रेशो को मैं A:B कह रहा हूं, क्योंकि बार बार हम रेशो को ए बी कह रहे थे, तो अब समझ में आ जाएगा मैंने ए बी यहां से क्यों हटा दिया। इस रेशो को A:B कह दिया। नजर आ रहा है स्क्रीन पे? हाँ जी हाँ। सो अब न्यू वर्कर्स कितने होंगे? तो बेटा फॉर्मूला बता रहा हूं, वर्कर्स चेंज हुए, कुछ और भी हो सकता था, जैसे यहां वेज चेंज हुई है ना, टेम्परेचर चेंज हो गया। मैं कहूं टेम्परेचर चेंज हो गया बाय द रेशो 15:11, तो कैसे निकालेंगे? नया टेम्परेचर कैसे निकालेंगे? मार्क्स चेंज हो गए बाय द रेशियो 15:11, नए मार्क्स कैसे निकालेंगे? सो नई चीज, नई क्वांटिटी इज इक्वल टू बी इंटू ओरिजिनल क्वांटिटी अपॉन ए। ये फॉर्मूला हम लगाएंगे अगर कोई भी चीज इंक्रीज हो या डिक्रीज हो रेशो A:B से, चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो A:B रेशो से। तो नई क्वांटिटी कैसे निकालेंगे? B इंटू ओरिजिनल क्वांटिटी अपॉन A, और A भी क्या है? ये रेशो है। तो बेटा पहले वर्कर्स एक्स थे, अब वर्कर्स कितने होंगे? ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं इसको। इस बात को अगर मैं यहां लिखूं, लीजिए भाई, आप कहेंगे बहुत मिटाते हैं सर। अब नए वर्कर्स कितने होंगे? ऐसे ही रहने दो। तो न्यू वर्कर्स फॉर्मूला लगा रहा हूं, बी इंटू ओरिजिनल, बी कितना था? 11 इंटू ओरिजिनल, ओरिजिनल कितना था? एक्स अपॉन ए कितना है? 15। आगे बात समझ में? ठीक है। न्यू इनकम कितनी होगी भाई? न्यू इनकम इज इक्वल टू बी इंटू ओरिजिनल। इनकम भी तो चेंज हुई है, नंबर ऑफ वर्कर्स भी चेंज हुए, और हर पर्सन की इनकम वो बड़ी है। इनकम क्या हुई है? बड़ी है, हर पर्सन की इनकम बड़ी है। ठीक है, तो इनकम किस रेशो से बड़ी है? 22:25 की। तो न्यू इनकम क्या होगी? बी कितना है बेटा यहां पर? 25 इंटू ओरिजिनल, ओरिजिनल कितनी थी? वाई अपॉन ए कितना है? 22। पहले वर्कर्स एक्स, अब वर्कर्स 11/15x। पहले इनकम हर वर्कर की वाई, अब हर वर्कर की इनकम 25y/22। आ गई अब बात समझ में? क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है, फाइंड इन व्हाट रेशियो विल द टोटल वेजेस ऑफ द वर्कर्स बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज। इनकी टोटल वेजेस किस रेशियो में चेंज हुई? इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई? किस रेशियो में चेंज हुई? तो बेटा टोटल वेजेस पहले कितनी थी? एक वर्कर की वेज कितनी थी? वाई। कितने वर्कर थे? एक्स। पहले वेजेस कितनी थी? एक्स इंटू वाई अपॉन, ये पहले अपॉन, बाद में क्या बदल गई? बाद में क्या चेंज आया? ध्यान से देखना। बाद में वर्कर की, एक वर्कर की वेज कितनी हो गई? 25/22 वाई। कितने वर्कर्स हो गए? 11/15 एक्स। ये पुरानी वेज रेट है, पुराना ओरिजिनल टोटल वेज, वेज रेट नहीं, सॉरी, टोटल वेज। ओरिजिनल टोटल वेज, नया टोटल वेज। तो बेटा अब आप देखेंगे एक्स से एक्स और वाई से वाई कैंसिल, इज इक्वल टू, अब क्या होगा? ये सब उलट जाएगा। नीचे का 22 और 15 ऊपर, और 25 और 11 नीचे। सो 11 से 2, 5 से ऊपर क्या बचा? 3 2 6, नीचे क्या बचा? 5। ऊपर बचा 6, नीचे बचा 5। तो ये थी ओरिजिनल वेज, ये है नई वेज। ओरिजिनल वेज, नई वेज का रेशियो 6:5 आया। तो अब मुझे सवाल का जवाब बताइए, नया टोटल वेज, ठीक है, टोटल वेज नई कम है और ओरिजिनल वेज पुरानी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि रेशियो क्या है? 6:5। तो टोटल वेज बिल फैक्ट्री का घट गया या बढ़ गया? घट गया है बेटा,
घट गया है, तो टोटल वेज बिल फैक्ट्री का घट गया है। आंसर क्या आ गया? फैक्ट्री का टोटल वेज बिल डिक्रीज कर गया। किस रेशियो में? 6:5 की रेशियो में डिक्रीज कर गया। आई होप क्लियर है, कोई कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए। ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर। दिस वाज एग्जांपल 3। आगे बढ़े बेटा। जी सर, आगे बढ़ जाइए। और कोई क्वेश्चन? आ जाओ आगे। अच्छा सा कोई क्वेश्चन आओ भाई सामने। क्वेश्चन नंबर 11 है, आपकी एक्सरसाइज चल रही है। इस एक्सरसाइज 1A का, यह मिटा दूं बेटा मैं। एक्सरसाइज 1A, इसका करें क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो मेरा बेटा टारगेट है आपको डिफिकल्ट या अच्छे डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन जो मैं आपको हैं वो कराऊं मैं, और सॉल्व एग्जांपल, इलस्ट्रेशन सॉल्व और इजी क्वेश्चंस वो आप घर पर करें। वैसे तो सारी क्वेश्चंस इजी होते हैं जब आप प्रैक्टिस करते हैं। ये तो मैं गलत वर्ड यूज कर गया, डिफिकल्ट। जब क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते तो बेटा वो डिफिकल्ट नजर आने लगते हैं। चलो बेटा 11th क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्या कह रहा है 11th क्वेश्चन? रेशो कंपाउंडेड ऑफ, एक रेशो निकालनी है कंपाउंड करके। कंपाउंडेड ऑफ किसकी कंपाउंडिंग? डुप्लीकेट ऑफ 4:5। बेटा 4:5 का डुप्लीकेट निकालनी है, तो बेटा 4:5 की डुप्लीकेट रेशियो क्या बनेगी? डुप्लीकेट किसे कहते हैं? स्क्वायर हो जाता है, यही होगी ना। आगे क्या कह रहा है? ट्रिप्लीकेट ऑफ 1:3। तो बेटा इसका ट्रिप्लीकेट क्या होगा? क्यूब रूट हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। ट्रिप्लीकेट है ना, क्यूब। 1 का क्यूब 1, 3 का 27। नेक्स्ट, सब डुप्लीकेट ऑफ किसका सब डुप्लीकेट? 81 इज टू 256। तो सब डुप्लीकेट में बेटा क्या होता है? स्क्वायर रूट। 81 का स्क्वायर रूट क्या होगा बेटा? 9। 256 का 16। और सब ट्रिप्लीकेट ऑफ किसका सब ट्रिप्लीकेट? 125 512। तो सब ट्रिप्लीकेट में क्या होता है बेटा? क्यूब रूट। 125 का क्यूब रूट करूंगा तो 5, 512 का क्यूब रूट करूंगा तो 8। ये जो रेशियोज आई इनकी कंपाउंडेड रेशियो निकालनी है। तो रूल क्या कहता है बेटा कंपाउंडेड रेशियो का? इनके फर्स्ट एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई करो। 16:1:9 इंटू 5, 16:1:9:5 और इनके सेकेंड पार्ट को, सेकेंड एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई करो। 25, 27, 16 इंटू 8। तो बेटा अभी आप मल्टीप्लाई मत करो, सिंप्लीफाई करना। ये रेशियो है ना, ए एक क्वांटिटी इज टू बी दूसरी क्वांटिटी। तो बेटा मैंने आपको रेशियो में ये बात बताई थी, एक रेशियो को किसी सेम नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डिवाइड कर रहा हूं मैं, दोनों तरफ 16 से कर दिया, गया 16। 9 से दोनों तरफ गया, 9 गया, 9 3 27। 5 से दोनों तरफ गया, 5 गया, 5 5 25। आई होप क्लियर है, कोई कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए। बेटा बात समझ में आ रही है? पानी बोलो। सो अब यहां क्या बचा लेफ्ट हैंड साइड में? कुछ ही नहीं बचा बेटा। 1 इंटू 1 इंटू 1, लेफ्ट हैंड साइड में कुछ नहीं बचा। 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, और राइट हैंड साइड में 5 इंटू 3 इंटू 16 कट चुका, 1 इंटू 8। सो अब ये रेशियो क्या बनी? 1 1 1 1 1, 5 3 15, 15 इंटू 8 120। तो कंपाउंडेड रेशियो क्या बनी? 1:120। क्वेश्चन नंबर 11 था एक्सरसाइज 1A का। ठीक है बेटा आगे बढ़ते हैं। ऐसी ही अच्छा क्वेश्चन है 12, क्वेश्चन नंबर 12, इसकी बात करते हैं बेटा। चलो अच्छे बच्चे पढ़ने में प्रैक्टिस करते हैं।
क्वेश्चन 12 क्या कह रहा है बेटा? एक रेशो A:B क्या है? 3:4 है ना? तो हमें फाइंड करनी है वैल्यू किसकी? 2A प्लस 3B अपॉन 3A प्लस 4B। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये क्या होगा? इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो सर जी कैसे निकालेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो बेटा A:B का रेशो, A अपॉन B का रेशो कितना दे रखा है? 3/4। ठीक है, तो अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? बेटा कुछ नहीं करना, बहुत आसान सा है। वो काम करा रहा हूं जो 8वीं 9वीं 10वीं में आपने करा होगा, 8वीं में 6ठी में। A की वैल्यू यहां से निकालिए B की टर्म्स में। A की वैल्यू B की टर्म्स में कितनी होगी? 3/4 टाइम्स ऑफ B। यही हुई ना बेटा? यही हुई। A की ये वैल्यू 3/4 टाइम्स ऑफ B यहां सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं मैं। 3 टाइम 2 टाइम्स तो बेटे देखिए यहां 2 इंटू A क्या आया? 3/4B। बोलो प्लस 3B। आई होप क्लियर है। अपॉन में डिनोमिनेटर 3 इंटू A क्या आया? 3/4B प्लस 4B। यही बचा, घबराना नहीं है अभी। अब देखिए 2 को 4 से कैंसिल करा, नीचे 2 बचा। 3B/2 प्लस ये क्या बचा? 3B/1 अपॉन 3 3 9B/4 प्लस ये क्या बचा? 4B/1। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है? कंफ्यूजन तो नहीं है? क्लियर है? थैंक यू जी। कुछ नहीं करना बेटा, अब नीचे डिनोमिनेटर में एलसीएम, कुछ नहीं, एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 1 3 3B, 2 3 6B। तो 3B प्लस 6B कितना हो गया? फिर से देखो बेटा, 1 3 3B, 2 3 6B। 3B प्लस 6B कितना हो गया? 9B अपॉन नीचे क्या बचेगा? 2 1 2, 9B अपॉन 2। यही बचा ना? ठीक है, यहां देखिए 1 9 9, 9B, 4 4 16, 16B। 9B प्लस 16B बेटा कितना हो जाएगा? 25B। अपॉन में क्या बचा? 1 4 4। आई होप बेटा क्लियर है। तो अब क्या करेंगे आगे? कुछ नहीं बेटा, ये न्यूमरेटर 9B अपॉन 2, डिवीजन का साइन खत्म, मल्टीप्लीकेशन, इसको कर दिया उल्टा, 4/25B। B गेट्स कैंसिल्ड, 2 से 4 कैंसिल, 2 2 9 से 18, 18/25 रेशियो आ गया, इसका आंसर आया। ठीक है बेटा, क्लियर है? दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 12। आई होप समझ में आ गई बात आपके। आइए नया क्वेश्चन उठाते हैं। सो 12th क्वेश्चन हमने कर लिया। 13th, टू नंबर सबट्रैक्टेड, इजी सा क्वेश्चन है वैसे, आई होप यू कैन डू। फिफ्टींथ क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। सो कैसे करेंगे क्वेश्चन 15? समझते हैं क्या है क्वेश्चन 15, समझते हैं। ये मैं इरेज करता हूं मैं। 15वां सवाल क्या है? 15 क्वेश्चन, 324 रुपया, इसको डिवाइड करना है 2 में, एक्स एंड वाई के बीच में। ठीक है, 324 रुपया डिवाइड करना है बिटवीन एक्स एंड वाई। तो रेशियो कितना आता है? 11:7 रेशियो आता है। क्या रेशियो आता है? 11:7। तो इसका मतलब एक्स और वाई का रेशियो 11:7 है। तो कह रहे हैं एक्स और वाई की वैल्यू बताओ। कुछ भी नहीं बेटा, अगर एक्स और वाई का रेशियो 11:7 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा। 7x किसके बराबर है? सर जी 11y के।
ठीक है, अब यहां बताओ x और y दोनों का सम तो 324 होना चाहिए ना, जो दोनों में बटा है इसका सम वो तो 324 होना चाहिए। हां सर होना चाहिए। सो y की वैल्यू क्या है 324 माइनस एक्स, बेटा यही है ना, ये y की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर लेता हूं मैं। सो 7x इज इक्वल टू 11 टाइम्स ऑफ 324 माइनस एक्स। आई होप बेटा बात समझ में आ रही है, क्लियर है, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। 7x इज इक्वल टू 11 से मल्टीप्लाई करा 324 को, 11 इंटू 324 क्या बना 3564 माइनस 11x। ठीक है, अब माइनस का 11x ये राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड जाएगा और 7x में ऐड हो जाएगा। सो माइनस 11x इधर गया, ऐड होगा 7x में, 11 प्लस 7 18x क्या बना 3564। तो 3564 को 18 से डिवाइड कर दूंगा तो बेटा किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। तो 3564 को डिवाइड कर दूंगा 18 से, किसकी वैल्यू आई x की वैल्यू कितनी आ गई 198। आई होप आपके बात समझ में आ गई। ठीक है, तो पहला अमाउंट 198 है, तो बेटा दूसरा अमाउंट y कैसे निकाला, 324 में से 198 सबट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, कितना आ गया बेटा 126 रुपया। सो y का कंट्रीब्यूशन 126 रुपया बन गया। आई होप बेटा बात समझ में आ रही होगी। चलो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 15। आगे बढ़ते हैं बेटा, और कोई क्वेश्चन। माई एम इज टू डू वेराइटी ऑफ क्वेश्चन बिफोर यू। चलो क्वेश्चन 17 देख लेते हैं, एक और डिफिकल्ट नहीं है। रेशियो ऑफ टू नंबर से 7:10, दो नंबर लिए बेटा हमने x और y, इसका रेशियो 7:10 है, एंड द डिफरेंस इज 105, उनका डिफरेंस 105 है। तो बेटा ये बात समझने की है, अगर दो नंबर x y हैं और उनका डिफरेंस 105 है, तो मैं x में से y सब्ट्रैक्ट करूं या y में से x। तो बेटा डिफरेंस 105 है, इसका मतलब जो बड़ा होगा उसमें से छोटा सब्ट्रैक्ट किया गया है, तभी डिफरेंस 105 आ रहा है। ऐसी बात है ना। तो अब यहां एक्स वाई में कौन बड़ा है, अरे तो बच्चों वाली बात है बेटा, y और x देख रहे हैं, रेशियो क्या है 7/10, इसका मतलब क्या बड़ा होगा, y बड़ा होगा x छोटा होगा, तो इनका डिफरेंस 105 है। अब बात समझ में आ गई। ठीक है, तो अब दो नंबर्स क्या क्या है वो पता लगाने, तो बेटा बहुत इजी हो गया। x की वैल्यू क्या आ गई 7/10y, y माइनस x की वैल्यू 7/10y, यहां से सब्स्टिट्यूट कर दी। देखिए क्या आई x की वैल्यू, x इज इक्वल टू 7/10y, यही है ना बेटा, ये मैंने यहां सब्स्टिट्यूट कर दी, इज इक्वल टू 105। नीचे यहां 1 है, 1/1 एलसीएम ले लिया, 10y माइनस 1 7 7y अपॉन 10 इज इक्वल टू 105। 10y माइनस 7y 3y, और नीचे जो 10 था इधर आ गया 1050, और y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1050 को डिवाइड कर दिया आपने 3 से, कितना आंसर आया 350। ठीक है, एक नंबर 350 है, यहां आ गए 350। सो दूसरा नंबर क्या है 7/10 टाइम्स ऑफ 350, कितना आ गया 245। ठीक है, आई होप क्लियर है। ठीक है, सो 17 क्वेश्चन था बेटा ये। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। नाइनटीन क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 19, सेम एक्सरसाइज 1A चल रही है। एक्सरसाइज कौन सी चल रही है 1A। ठीक है, इसका 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स और वाई की रेशियो क्या है भाई 3:4, ये रेशियो एक्स और वाई की गिवन है जी। द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई प्लस
एक्स वाई स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। इसका आंसर पूछा है, इसका आंसर पूछा है। तो बेटा सिंपल ट्रिक बता दूं मैं ऐसे क्वेश्चंस को करने की, ठीक है। देखिए कुछ नहीं करना बेटा, x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 4 इस पूरे एक्सप्रेशन में रख दो, आंसर आ गया। इसका यह मतलब नहीं है कि रेशियो x बाई वाई का मतलब x की वैल्यू 3 ही है, y की वैल्यू 4 ही है। सर जी तो फिर आपने x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 4 कैसे रख दी? बात को समझिएगा बेटा, बात को जो कह रहा हूं वो समझिएगा। x बाई वाई का रेशियो 3:4 है, तो इसका मतलब x 30 y 40 भी हो सकता है, तब भी रेशियो 3:4 है। x 300 y 400 भी हो सकता है, तब भी रेशियो 3:4 है। x 3000 y 4000 होगा तो भी रेशियो 3:4 रहेगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं आप कुछ मत करिए, इस एक्सप्रेशन में x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 4 रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। सर जी क्यों, ऐसे क्यों? क्योंकि बेटा जो कॉमन फैक्टर दोनों में है वो जब मैं नहीं भी लूंगा तो ऊपर नीचे कैंसिल होकर सिंप्लीफाई हो जाएगा। सपोज मैं ऐसे कहता हूं x की वैल्यू 300 है, y की वैल्यू 400 है, और आप यहां x3 और y4 रख रहे हैं, तो बेटा आपने x में से भी 100 बचाया, y में से भी 100 बचाया। 3 इंटू 100 300 होता ना x, y की वैल्यू 4 इंटू 100 होता ना, तो आप 100 ऊपर नीचे कॉमन ले लेंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा, घबराइए नहीं। तो जब कॉमन लेके कैंसिल ही होना है तो फिर रखूंगा क्यों, तो मत रखिए। तो बस अब आप ऐसे कर दीजिए, x की 3 y की वैल्यू 4 रख दीजिए इस एक्सप्रेशन के अंदर। ये शॉर्टकट है जो मैंने बताया, x3 y4 x3 y4 x3 y4, आंसर 3 3 द 9 9 4 द 36, 4 स्क्वायर 16 16 3 द 48, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64। सिंप्लीफाई किया 8 एंड 6 84, नीचे 91। दिस इज द आंसर। ठीक है, ट्रिक समझ में आई बेटा? क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 9 10th, एक क्वेश्चन नंबर 19 के बाद 20 भी करते हैं, सेम एक्सरसाइज क्वेश्चन 20। क्या कह रहा है क्वेश्चन 20? P is to Q is subduplicate of P minus x square is to Q minus x square. So then x स्क्वायर की वैल्यू क्या है ये पता लगाना है। फिर सुनिए, P is to Q क्या है? ये सब डुप्लीकेट है किसका? इसका। इसका सब डुप्लीकेट, इसका सब डुप्लीकेट P is to Q है। तो बेटा इसका सब डुप्लीकेट वैसे होना क्या चाहिए? सब डुप्लीकेट स्क्वायर रूट से आता है ना, तो इसका सब डुप्लीकेट होना चाहिए P माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन Q माइनस एक्स स्क्वायर। इसका सब डुप्लीकेट मेरे हिसाब से यह आया, इन्होंने कहा इसका सब डुप्लीकेट P is to Q है, तो इनके हिसाब से P is to Q है, तो दोनों बराबर होने चाहिए नहीं यार। ये क्या कह रहे हैं? इसका सब डुप्लीकेट P is to Q है, ये रहा। मैंने इसका सब डुप्लीकेट निकाला ऐसे, इट मींस द टू वैल्यू शुड बी इक्वल। तो जो सब डुप्लीकेट मैंने निकाला और जो उन्होंने दिया है बराबर होना चाहिए। तो अब एक्स स्क्वायर बेटा इसी से आ जाएगा, कुछ मत करो, स्क्वायर बोथ साइड। क्या कर दो? स्क्वायर बोथ साइड। स्क्वायर करा, स्क्वायर रूट गया P माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट गया Q माइनस एक्स स्क्वायर, यहां क्या बचा? P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर। क्लियर हो गया? सिंप्लीफाई करें, चलो जी सिंप्लीफाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई P इंटू क्यू स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर एक्स स्क्वायर, P इंटू क्यू, P स्क्वायर इंटू क्यू माइनस P स्क्वायर एक्स स्क्वायर।
तो बेटा अब x वाली टर्म्स हम एक तरफ कर लेंगे, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, देखिए अभी आराम से आंसर निकलेगा। x वाली टर्म हम एक तरफ कर रहे हैं, तो कैसे एक तरफ कर रहे हैं, पी क्यू स्क्वायर, ये इधर ले आया पी स्क्वायर क्यू, ये टर्म लेफ्ट हैंड साइड में लेकर गया पी स्क्वायर क्यू, और ये टर्म राइट हैंड साइड में गई प्लस का क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर गिवन था। आई होप क्लियर। तो अब एक्स स्क्वायर वाली टर्म दोनों एक तरफ हो गई, ठीक है, कुछ नहीं बेटा, दो स्टेप और आंसर डन। कैसे, देखिए इसमें से दोनों में से पी क्यू कॉमन कर लो, दोनों में से पी क्यू कॉमन आ सकता है, हां सर जी आ सकता है, कर लो कॉमन, पी क्यू कॉमन कर दिया, क्या बचा यहां क्यू, यहां क्या बचा माइनस पी, क्यू माइनस पी, ऐसे लिख लो, ठीक है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर, क्या कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा, क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, बाहर क्या कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर। बोलो बेटा क्लियर है, ठीक है। तो यहां क्या बचा, पी क्यू और क्यू माइनस पी, ये क्यू माइनस पी को मैं थोड़ा ठीक से लिख दूं, कंफ्यूज मत हो जाना, जी ठीक है। तो पी क्यू इंटू क्यू माइनस पी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बेटा यहीं रहने दिया, ये जो क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर है इस फैक्टर को मैं नीचे ले गया, और नीचे क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, क्यू माइनस पी इंटू क्यू प्लस पी, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बेटा, दो फैक्टर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, क्यू माइनस पी क्यू प्लस पी, नीचे से क्यू माइनस पी, ऊपर से क्यू माइनस पी कैंसिल, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू, क्यू प्लस पी, एक ही बात है। दिस इज द आंसर ऑफ एक्स स्क्वायर, यही उन्होंने पूछा था, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है बेटा, आगे बढ़े जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन 22, चलो इरेज करते हैं, अगले सवाल पर बढ़ते हैं, 22 पर क्या कह रहा है क्वेश्चन 22, एक रेशियो पी इज टू क्यू 2:3 है, ठीक है, यहां लिख लेता हूं पी बाई क्यू, पी इज टू क्यू की रेशियो कितनी है 2:3, ठीक है ना बेटा। दूसरा एक्स इज टू वाई 4:5 है, ये दोनों गिवन है, तो वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5px प्लस 3qy is to 10px प्लस 4qy, इस रेशियो को फाइंड करना है, ये इंफॉर्मेशन गिवन है। सो बेटा कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, बहुत इजी पार्ट है, वही बात जो मैंने आपसे कही थी पहले, तो p की वैल्यू 2, q की वैल्यू 3 रख दीजिए, फैक्टर्स कॉमन आ जाएंगे फिर यहां पर, और x की 4 और y की 5 रख दीजिए, कुछ नहीं करना बेटा, ठंडी सांस लीजिए, और जो लॉजिक अभी मैंने पहले बताया था, यह लॉजिक क्यों काम कर रहा है, इसलिए काम कर रहा है बेटा, अगर मैं p एंड q की वैल्यू 2:3 ना रख के कुछ और ले लूं, जैसे मैं कहूं, फिर सुनिए, अगर p q का रेशियो 2:3 है, तो मैं ये कह सकता हूं p की वैल्यू 2n, अरे भाई ये क्या गड़बड़ होती है यहां पर, तो मैं कह सकता हूं p की वैल्यू 2n, यहीं पर गड़बड़ है। So P can be considered as 2n, Q can be considered as 3n, अब n कुछ भी हो सकता है, अगर ये P and Q एक्चुअल में 20:30 है, तो n 10 हो जाएगा, 10 to the 20, 10 to the 30, अगर P Q 200 300 है, तो n 100 हो जाएगा, n into 2 100 into 2 200, 100 into 300,
तो अब मैं P की वैल्यू तो वैसे एक्चुअल में मुझे यहां 2n और Q की वैल्यू 3n रखनी चाहिए, नीचे भी ऐसे ही करूंगा। तो बेटा ऊपर और नीचे फिर n कॉमन आके कैंसिल होगा, और अगर फिर कैंसिल होगा तो फायदा क्या रहा, आप सीधा सीधा P2 और Q3 रख दो। आ गई मेरी बात समझ में? यही लॉजिक x और y में भी है। तो कुछ नहीं करना, P की वैल्यू 2, Q की 3, x की 4, y की 5। तो 5 इंटू P की वैल्यू क्या रखूंगा बेटा 2, x की वैल्यू 4, 3 इंटू Q की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5 अपॉन में 10p, p की वैल्यू 2, x की वैल्यू 4 प्लस 4q, 4 इंटू Q की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 5। आई होप बात समझ में आपके आ गई होगी। तो बेटा फाइनली आंसर क्या मिलेगा, 5 टू द 10x। ये x की वैल्यू क्या थी भाई, x की वैल्यू 4 हमने यहां नहीं रखी, p की 2 रख दी, x की वैल्यू 4, यहां x की वैल्यू बेटा 4 भी तो रखनी है। चलिए मैं इरेजर को लेकर कॉन्शियस हो गया, इरेजर को लेकर कॉन्शियस हो गया। चलिए नेक्स्ट टाइम में इस प्रॉब्लम को देखते हैं। सो x की वैल्यू यहां 4 रख रहा हूं, आगे बात समझ में? सो अब सिंप्लीफाई कर दें, 5 टू द 10, 10 4 द 40 प्लस 3 3 द 9, 9 5 द 45 अपॉन 4 टू द 8, 8 10 द 80 प्लस 5 3 द 15, 15 4 द 60। ऊपर सॉल्व करा 85, नीचे सॉल्व करा 140। 5 से ये आंसर सिंप्लीफाई हो जाएगा कैंसिल करके, 5 से ऊपर 5 से नीचे, 5 से 5 से नीचे। सो 17/28 ये आंसर आया बेटा, इस रेशो का क्वेश्चन नंबर 22 था। ठीक है बेटा आगे बढ़े। चलो क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। 24 क्वेश्चन, इसे मिटा दूं बेटा मैं। क्वेश्चन 24 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 24, डेली अर्निंग्स ऑफ 2 पर्सन्स आर इन द रेशियो x:5, 4:5। अर्निंग का रेशियो मैंने x अपॉन y कह दिया, रेशियो इसका क्या है 4:5। एंड द डेली एक्सपेंसेस आर इन द रेशियो 7:9। एक्सपेंसेस को u और v कह दिया, और ये किस रेशियो में? 7:9 की रेशियो में। डेली अर्निंग्स, डेली एक्सपेंसेस। ठीक है, अगर इनमें से हर बंदा कितना सेव करता है? 50 रुपए पर डे। हर बंदा कितना सेव करता है? इफ ईच सेव्स 50 पर डे, देयर डेली अर्निंग्स आर, तो डेली अर्निंग का रेशियो बताना है। हर बंदा 50 रुपए सेव कर रहा है बेटा, सेविंग्स जो है दोनों की इक्वल है, सेविंग्स दोनों की सेम है। तो बेटा सेविंग क्या होंगी? इसकी अर्निंग में से इसका एक्सपेंस माइनस कर दो, इसकी सेविंग बराबर होगी इसकी अर्निंग में से इसका एक्सपेंस माइनस कर दो। बोलो बेटा, अरे बराबर होंगी ना, ये दोनों 50-50 हैं। बोलो क्लियर है? हाँ या ना? दोनों का आंसर क्या है? 50-50। ठीक है, दोनों की सेविंग इक्वल है। या मैं ये कह सकता हूं एक्स माइनस खर्चा, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। दोनों का ये आंसर 50 के इक्वल आ रहा है। अब क्या बताना है? बताना क्या है बेटा? हमें दोनों की अर्निंग्स बतानी है। इफ ईच सेव्स ₹50 पर डे, देयर डेली अर्निंग्स आर, उनकी अर्निंग्स किस रेशो में है, ये बात हमें बतानी है। तो बेटा कैसे बताएंगे हमें? एक्स वाई, इसका आंसर रेशो तो 4:5 है। अब ये 40:50 है, 400:500 है, ये क्या है, ये हमें फाइंड आउट करना है। सो बेटा कैसे फाइंड आउट करेंगे? कुछ नहीं करना, ये देखो ना यहां पर क्लियर है, एक्स यू वाई वी कितनी वैल्यूज हैं? ये
4 और 4 वेरिएबल। सर 4 वेरिएबल हैं, कैसे फाइंड करेंगे? बात समझ रहे ना? तो किस तरह से फाइंड करेंगे 4 वेरिएबल्स? अभी माइंड में ना घूम रहा है। 4 वेरिएबल्स हैं, हमें तो एक्स वाई निकालना है, कैसे फाइंड करेंगे? तो बेटा मैं बता रहा हूं कैसे। तो बेटा घबराने की जरूरत नहीं है कि सर जी ये 4 इक्वेशंस हैं। कुछ नहीं, देखो इधर मैं ऐसे पढ़ रहा हूं, x माइनस यू इज इक्वल टू 50। अरे चलो मैं और सिंप्लीफाई करके बताता हूं। आप घबरा जाएंगे, सर पता नहीं क्या क्या कह दिया आपने, इतना मुश्किल से एक्सप्रेशन लिख दिया। देखो बेटा 4 वेरिएबल हो गए, 4 अननोन हो गए। चलो मैं ऐसे कहता हूं, लो मैं थोड़ा इजी वे से लिखता हूं आपके लिए। एक बात बताओ, ध्यान से देखना, ये अर्निंग x की है, x, और इसका खर्चा है u। अगर अर्निंग में से खर्चा माइनस कर दूं तो उसकी सेविंग आएगी, कितनी है बेटा? वो 50। बस इतना लिखो अब। तो बेटा सच्ची सच्ची बताओ, अर्निंग माइनस 50 इज इक्वल टू यू की वैल्यू आ गई? बोलो। अरे सीधी सीधी बात, अर्निंग में से सेविंग हटा दी, खर्चा ही तो होगा ये। बोलो बेटा यही तो खर्चा है। हाँ, कान इधर से पकड़ो, ये इधर से, बात तो वही आई ना। ऐसी मैं यहां बोलता हूं, अर्निंग में से सेविंग हटा दी, खर्चा क्या आ जाएगा? वी। यू की वैल्यू और वी की वैल्यू बेटा एक्स और वाई की टर्म्स में आ गई ना? आ गई। यहां रख रहा हूं मैं, अब यहां रख रहा हूं। यू क्या है? एक्स माइनस 50। वी क्या है? वाई माइनस 50 इज इक्वल टू 7/9। अब एक्स वाई में एक इक्वेशन ये रही, एक इक्वेशन ये रही। कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। देखो इजी, बहुत इजी। क्रॉस करा भाई, 9x माइनस 9 टाइम्स ऑफ 50, 450 इज इक्वल टू 7y माइनस 350। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना। x की वैल्यू यहां से देखो कितनी है, 4/5 टाइम्स ऑफ y। x की वैल्यू 4/5 टाइम्स ऑफ y, वो यहां सब्स्टिट्यूट करो, 9 इंटू 4/5 टाइम्स ऑफ y। ठीक है, ये आ गया। और ये 7y जो इधर था माइनस में इधर ले आया, और ये माइनस 450 था, उधर प्लस में 450 चला गया, माइनस 350। अब तो समझ में आ गया। और अब कुछ नहीं बेटे, यहां एलसीएम ले रहा हूं, नीचे 1 और 5 है, 5 को 5 से करा 1 टाइम्स ऑफ 9 4 दा 36 माइनस 1 5 जा 5, 5 7 जा 35 इज इक्वल टू 4 45 35 कितना बच गया बेटा? 100। बोलो क्लियर है? अब 36y, वाई भी है बेटा यहां पर, y माइनस 36y माइनस 35y, y। अरे भाई ये यहां पर गुस्सा कर देता है। तो क्या आंसर आ गया बेटा y का? 36y माइनस 35, y इज इक्वल टू 5 इंटू 100, 500 रुपया y कमाता है। और यहां 500 रख दिया, 500 को 5 से डिवाइड करा 100, 100 चौक 4, 400 रुपया x कमाता है। सो x कमाता है 400, y कमाता है 500 रुपया। आई होप बेटा बात क्लियर हो गई होगी, बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन नंबर 24 था। तो जितने वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं उतना अच्छा लगता है बेटा। आगे बढ़ते हैं, चलिए। इसी तरह स्पीड का एक क्वेश्चन नंबर 25 है। आई थिंक इट शुड नॉट बी डिफिकल्ट फॉर यू। चलो कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। 25वां सवाल, ठीक है, क्या कह रहा है 25वां क्वेश्चन? रेशियो बिटवीन द स्पीड्स ऑफ टू ट्रेन्स। एक ट्रेन दूसरी ट्रेन, दोनों की स्पीड का रेशियो 7:8 है। तो एक की स्पीड x, एक की y, रेशियो 7:8। ठीक है भाई। इफ द सेकंड ट्रेन रन्स, देखो बेटा यहां पर यह बात क्लियर है, ये सेकंड ट्रेन है और इसकी स्पीड ज्यादा है। ये फर्स्ट ट्रेन है, इसकी स्पीड कम है। x अपॉन वाई, x फर्स्ट वाई सेकंड, रेशियो 7/10, तो फर्स्ट की स्पीड कम है, सेकंड की ज्यादा है ना। इफ द सेकंड ट्रेन रन्स 400 किलोमीटर इन 5 आवर्स, तो बेटा सेकंड ट्रेन की तो स्पीड दे दी इन्होंने। सेकंड ट्रेन की स्पीड क्या है? 400 किलोमीटर इन 5 आवर्स। ऐसी तो निकालते हैं। तो क्या स्पीड बन गई?
5 से डिवाइड कर दो, 80 किलोमीटर पर आवर। बेटा यही तो बनी, ये तो इजी क्वेश्चन हो गया। तो फर्स्ट ट्रेन की स्पीड बताओ भाई, फर्स्ट ट्रेन की स्पीड 7/8 टाइम्स ऑफ y, 7/8 टाइम्स ऑफ 80, 70 किलोमीटर पर आवर। ये तो इजी क्वेश्चन हो गया है ना। सो रेशो का क्वाइट इजी क्वेश्चन आपके पास आ गया। और कोई क्वेश्चन? सो दिस वाज द फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ रेशियो दैट आई हैव डन। मुझे कुछ और वेराइटी के क्वेश्चन मिले तो मैं करा दूं, कुछ अलग से, कुछ डिफरेंट से। कुछ और एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल 3 अभी हमने करा था, एग्जाम्पल 2 क्या कह रहा है? एग्जाम्पल 2 एंड दैट ऑफ द सेकेंड बाय 447 रुपीज। चलो एग्जाम्पल 2 करते हैं बेटा। इसका एक सॉल्व एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 2। हालांकि इस क्वेश्चन में मुझे एक ग्लिच सा लग रहा है, लेकिन अगर है भी तो कोई बात नहीं, समझने के लिए हम क्वेश्चन कर सकते हैं। एग्जाम्पल 2 कह रहा है रेशियो ऑफ द प्राइसेस ऑफ 2 हाउस, 2 घर हैं, उनके प्राइसेस एक्स एंड वाई, इनका रेशियो 16/23। ठीक है जी। 2 साल बाद, 2 years later, when the price of the first increased by 10%, पहले वाले का प्राइस, पहला क्या था x, इसका प्राइस 10% बढ़ गया। बेटा x में ऐड कर दो 10% x का, x में ऐड करो 10% x का। समझ गए ना? तो नया प्राइस क्या होगा? ये क्या आया? 0.1, 0.1x, 1.1x। सो नया प्राइस क्या बना भाई? 1.1x। अच्छा जी। फर्स्ट हैज इंक्रीज बाय 10 एंड दैट इज द सेकंड बाय, और दूसरे वाले का जो प्राइस है वो परसेंटेज में नहीं इंक्रीज हुआ बल्कि रुपीज में बढ़ा है। कितना? 447 रुपया। दूसरा वाला था वाई, इसमें 447 रुपया ऐड हो गया। आगे बात समझ में? सो अब नया रेशियो क्या बन गया? 11:20। नया रेशियो ये बन गया। ठीक है बेटा। तो अब क्या है? पुराने प्राइसेस एक्स एंड वाई क्या है वो फाइंड करना है। तो कुछ नहीं करना बेटा, ये तो इजी है। अभी अभी इस टाइप के हमने क्वेश्चंस करे। एग्जाम्पल नंबर ये 2 है आपका, सेकेंड एग्जाम्पल। तो क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा। 20 को 11 से 22x, यहां आया 11y और प्लस 447 इंटू 11, 4917। ठीक है। और अब क्या करना है? इस पहली इक्वेशन में से, इक्वेशन नंबर 1 में से x की वैल्यू y के टर्म्स में रख दो बेटा। मैं x की वैल्यू क्या है? 16/23y, 22, 16/23y इज इक्वल टू, ये जो 11y था बेटा राइट हैंड साइड में, ये इधर ले आया, माइनस का 11y बच गया, और यहां क्या बचा? 4917। आई होप क्लियर है, कंफ्यूजन तो नहीं है बेटा, बात समझ में आ गई। सो बेटा कुछ नहीं है, अब एलसीएम ले लिया। 1 and 23 का नीचे क्या आएगा? एलसीएम 23। 23 को 23 से डिवाइड करा 1 टाइम्स ऑफ ये पूरा न्यूमरेटर, तो 22 और 16 पूरा न्यूमरेटर क्या बना? 352y, 352y माइनस 23 से को डिवाइड करा 1 से, 23 इंटू 11, 23 इंटू 11 क्या बन गया? 253, 253y इज इक्वल टू 4917। आगे बात समझ में? सो अब 352y में से, 352y में से सबट्रैक्ट कर देना है क्या? 253, 253 क्या बच गया बेटा? 99y, 99y इज इक्वल टू, और 23 बेटा यहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 4917 से। समझ रहे ना? तो 4917 से मल्टीप्लाई कर देंगे किसको? 23 को। क्या बना? 113091। आई होप क्लियर है। सो अब y की वैल्यू कितनी आ गई? 113091 को किससे डिवाइड कर दें? 99 से, डिवाइडेड बाय 99। कितना बना? ये आंसर आया 1142.5
0.333333 बार लगा रहा हूं मैं, 0.333 ऐसा आ रहा है. सो अप्रोक्सीमेटली मैं 1142 मान के चल देता हूं मैं. ठीक है. सो y का प्राइस ओरिजिनली 1142 था. अब किसका निकालना बेटा? x का. तो कुछ नहीं करना, यहां पर y की वैल्यू रख देनी है. सो बेटा x का आंसर क्या आएगा? x का आंसर क्या आएगा? 16/23 इंटू 1142. समझ गए ना? बोलो बेटा. 1142 मल्टीप्लाई करना है 16 से और डिवाइड करना है 23 से. तो क्या बन गया? 794 अप्रोक्सीमेटली. x की वैल्यू आ गई 794.43 आ रहा है मेरे कैलकुलेटर में. अप्रोक्सीमेटली मैंने 794 मान लिया है. बेटे ये जो क्वेश्चन गिवन था, इस क्वेश्चन में ये बात बड़ी अजीब सी है कि x का प्राइस तो 10% बढ़ गया. बेटे किसी घर का प्राइस 10% बढ़ना तो बहुत बड़ी बात होती है ना. लेकिन y जो घर था उसका प्राइस सिर्फ 447 रुपए बढ़ा है. तो या तो यहां मेरी बुक में कुछ गड़बड़ होगी. बहरहाल तो 447 ही मानकर मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है. एनीवे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होना है ये इंपॉर्टेंट है समझना हमारे लिए. ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई. सो अब कोई रेशो पर नई चीज बची है तो बताइए. आई होप हमने शायद सब कुछ क्लियर कर दिया है. ठीक है. और कोई एक्सरसाइज पर आओ भाई रेशो की. अब 2-4 क्वेश्चन मेरे जहन में आ रहे हैं बट वो आपके यहां इसमें है नहीं. ठीक है. चलिए फिर कुछ और क्वेश्चन है अभी which are there in my mind at this point of time, बट नेक्स्ट क्लास में बेटा रेशियो पर और कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर अगले टॉपिक से बढ़ेंगे प्रोपोर्शन. सो आई बिलीव व्हेन वी मीट अगेन इन द नेक्स्ट क्लास आप अपने होमवर्क को अच्छे से कर चुके होंगे. होमवर्क फाइल होने नहीं देंगे. थैंक यू वेरी मच.